नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऑल इंडिया पुलिस सर्विस यानी यूपीएससी एग्जाम लेती है अलग अलग जगहों पर, चाहे प्रशासनिक सेवा हो, पुलिस सेवा हो या फिर अकाउंटेंसी सेवा हो, आर्थिक सेवा हो, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का भी एग्जाम होता है। और इन सब के बीच अब चर्चा काफी तेज है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्यों नहीं होना चाहिए, और इसको लेकर काफी समय से यह सवाल उठ रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक बैरियर लगाए हुए है। क्योंकि पिछले दिनों एक बिल आया था और वो कानून भी बन गया, एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये एक्ट बनने के बाद 5 जजों की बेंच बैठी इसके ऊपर सुनवाई के लिए कि एनजेएसी लागू होना चाहिए या नहीं, और उसके बाद हुआ क्या, 4 जजों ने इसे रिजेक्ट कर दिया, असंवैधानिक बता दिया, और फिर से वही कॉलेजियम सिस्टम चलता रहा। लेकिन इस बीच संविधान दिवस के अवसर पर 2 ऐसे प्रोग्राम हुए जहां पर साफ तौर पर कह दिया गया कि सरकार अब कॉलेजियम सिस्टम को ज्यादा समय तक झेलने वाली नहीं है। क्योंकि एक जगह तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ बैठी थी, और उन्होंने जब सवाल उठाना शुरू किया, सीजेआई चंद्रचूड़ मुस्कुराते हुए अनकंफर्टेबल तरीके से बगले झांकने लगे, क्योंकि बात जजों की नियुक्ति को लेकर हो रही थी, बात सामान्य लोगों को ऊपरी अदालत में जज बनने को लेकर हो रही थी, बात जजों की नियुक्ति की ट्रांसपेरेंसी को लेकर हो रही थी। तो ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब बोलना शुरू किया तो सीजेआई के पास इसके लिए कोई जवाब नहीं था, और अगर राष्ट्रपति ने बोला है तो उसके बाद सीजेआई को इस पर विचार करना चाहिए था और मंच से कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन वो इस पर बोल नहीं सकते, वो वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। अब सवाल उठा कि भारत के राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और दूसरे तरफ भारत की राष्ट्रपति ने एक सवाल उठाया, सीजेआई उन सवालों से कतराते हुए दिखाई पड़े। अब इस पर फिर से ये सवाल उठ रहा है कि क्या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो इसे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम या सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज क्यों रोक कर बैठे हैं। यह सवाल सामने है और सरकार इसका जवाब देने के लिए तैयार है कि अब संसद की सर्वोच्चता कायम होगी। इस संसद की सर्वोच्चता को लेकर दूसरी जगह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोल रहे थे, और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाया, एक तरीके से जमकर धुलाई की कि यहां पर लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कार्यपालिका नहीं बल्कि संसद, न्यायपालिका नहीं बल्कि पार्लियामेंट ही सर्वोच्च होगा, और संसद के कामों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न कार्यपालिका को करना चाहिए और न ही न्यायपालिका को करना चाहिए। तो ये 2 मुद्दे अचानक से उठे, उसमें भी संविधान दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ने ही ये बातें कही। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ सीजेआई चंद्रचूड़ भी बैठे थे, और संविधान दिवस के अवसर पर चर्चा चल रही संविधान को कैसे सही तरीके से लागू किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का प्रोग्राम था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात करने के लिए द्रौपदी मुर्मू ने सोचा, और उन्होंने शुरुआत की जजों की नियुक्ति को लेकर कि जजों की नियुक्ति जिस तरीके से होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए, और यह कब होगा जबकि कंपिटिटिव माहौल तैयार किया जाएगा, प्रतिस्पर्धा होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि यह जरूरत है आधुनिक समय की कि यहां पर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हो, ताकि कंपटीशन से युवा जज बने, और लोअर लेवल पर तो जज बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर सेशन कोर्ट के जज तक, डिस्ट्रिक्ट जज तक बनते हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त करने की बारी आती है तो वहां पर एक नया तरीका है, वो है कॉलेजियम सिस्टम।
कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि अगर हाई कोर्ट के जज नियुक्त करना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, जिसमें 5 जज होंगे, वो सब निर्धारित करते हैं कि उस हाई कोर्ट के कॉलेजियम के माध्यम से किन किन जजों का नाम आया है। यानी जो वरिष्ठ वकील हों उनकी सिफारिश की जाती है हाई कोर्ट की तरफ से। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में बैठे कॉलेजियम के जज ये तय करते हैं कि उसमें से किनको हाई कोर्ट का जज बनाया जाना चाहिए, और उसके बाद ये जो रिकमेंडेशन होता है, जिसको अनुशंसा कहा जाता है, सरकार के पास भेजी जाती है। लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक रिजिडिटी है, और सरकार को ये कहा जाता है कि आप बाध्य हैं इन सारे नामों में से सिलेक्ट करने को, क्योंकि इसी बात पर चर्चा चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच, जिसमें एसके कौल है जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो इस पर सुनवाई कर रही है कि सरकार सिलेक्टिव तरीके से क्यों नियुक्ति कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट में रिकमेंड किया गया है, कॉलेजियम ने सिफारिश की है, अनुशंसा की है कि इन 31 जजों का ट्रांसफर और कुछ जजों की नियुक्ति तत्काल की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के इस रिकमेंडेशन को सरकार 3 महीने 6 महीने से क्यों अटकाए पड़ी है? क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे वकील भी हैं जिनको जज बनाने के लिए 5 बार सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सिफारिश की है। एक बार नहीं, सरकार ने रिजेक्ट किया, फिर भी दूसरी बार भेजे, तीसरी बार भेजे, और बार बार भेजते हुए किसी न किसी तरीके से सरकार को मजबूर करने में लगे रहते हैं। इसी का समाधान एनजेएसी के माध्यम से लाने की कोशिश की गई थी, जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक संविधान संशोधन बिल लाया गया था 2014 में। 2015 में इसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से पारित कर दिया गया, एक्ट बन गया। लेकिन तत्काल ही इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच बैठी और एनजेएसी को लेकर वहां सुनवाई चलनी शुरू हो गई। सुनवाई में यह कहा गया कि कॉलेजियम अगर खत्म हो जाएगा तो एनजेएसी के तहत रिक्रूटमेंट किया जा सकता है, जजों का, लीगल ऑफिसर्स का, उनके अपॉइंटमेंट किया जा सकता है और फिर उनका ट्रांसफर भी किया जा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में बैठे जज हैं उनको न रोस्टर से मतलब होगा, न ही उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम होगा ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। लेकिन ये 5 जजों की बेंच ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसमें से फैसला जो हुआ 4-1 से हुआ, यानी कि एक जज जस्टिस चेलमेश्वर इसके विरोध में थे कि एनजेएसी लागू होना चाहिए। ये संविधान के विरुद्ध नहीं है, लेकिन 4 जज जो थे ये एनजेएसी के विरोध में थे, इसे लागू नहीं होने देना चाहिए, और इसलिए 4-1 से फैसला हुआ। 5 जजों की बेंच में एनजेएसी अभी तक लटका हुआ है। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बात कही कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के होने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जिस तरीके से अभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होते हैं और वरिष्ठ वकीलों को जज बनाया जाता है एक कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से, लेकिन होता क्या है, हाई कोर्ट से जज कुछ प्रमोट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके अनुभव जो होता है वकालत का ज्यादा होता है, जजशिप का कम होता है। जैसे कि ये 50 साल 55 साल का कोई वकील है जो सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं, और उसके बाद होता क्या है, 10 साल 8 साल की जजशिप के बाद उनके रिटायरमेंट का समय आ जाता है, 62 साल हाई कोर्ट में, 65 साल सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए इनके पास जजशिप का ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो सीधे जज बन जाते हैं। लेकिन अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हुआ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसमें भी वकील ही हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद वहां पर मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब इन जगहों पर 22 साल 24 साल 23 साल के लड़के कंपटीशन फेस करके जाएंगे, वहां पर जज बनेंगे। यही नहीं, ये सारे रीजन से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग लिंग से, अलग अलग धर्म से, हर जगह पर वहां पर एक समानता रखी जाएगी, कंपिटिटिव माहौल होगा, सब तैयारी करेंगे जैसे आईएएस आईपीएस बनते हैं। और उसी तरीके से ये मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हुए वो हाई कोर्ट जाएंगे। अगर
30 साल, 40 साल, 45 साल की उम्र में कोई युवा हाई कोर्ट में जाता है तो उसके पास तब तक कोर्ट में जज बनने का एक्सपीरियंस 15-20 साल का होता है और उसके बाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए जिन लोगों को ऊपर तक जाने का रास्ता मिलेगा वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। ये एक चेन बन जाएगा, जैसे कि हर आईएएस अधिकारी सेक्रेटरी नहीं बनता, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बनता, उसी तरीके से ये भी हर जज जो सेशन कोर्ट में नियुक्त होंगे, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसमें से कुछ का प्रमोशन होगा उनके क्वालिटी के आधार पर। उसमें बीच में भी कुछ एग्जामिनेशन होना चाहिए, एक माहौल तैयार होना चाहिए कंपटीशन का जुडिशियल सर्विस में भी, ताकि हर वर्ग से, हर समुदाय से, हर क्षेत्र से जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आते रहे। अभी क्या होता है, बैलेंस बनाने के लिए ये जो कॉलेजियम रिकमेंडेशन कर रहा है उसमें सीधे वहां से जजों के, वकीलों को ये देखा जाता है कि कौन कौन से हाई कोर्ट में कौन कौन से जज हैं जो कोई मुस्लिम हो, कोई ईसाई हो, और उनके आधार पर उनको सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए कॉलेजियम सिफारिश करती है, जैसे पिछले दिनों हुआ। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह कहा भी गया कि रिकमेंडेशन जो किया गया है उसमें से अल्पसंख्यक समुदाय के भी जज हैं और इसलिए उन जजों को नियुक्ति को तत्काल स्वीकृति मिलनी चाहिए सरकार के तरफ से, क्योंकि हम बैलेंस बनाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी। इसी बैलेंस को यूथ से लेकर वहां तक का सफर करने के लायक होना चाहिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में। यह बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उठाई और दूसरे तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक दूसरी बात उठाई कि इन दिनों न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधायिका में हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से संसद के बनाए कानून, संसद में प्रोसीडिंग और संसद की गतिविधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बार बार याचिकाएं दायर की जाती है, सुप्रीम कोर्ट से फैसले आते हैं और विधायिका असमंजस में हो जाती है कि इस पर क्या करें, क्योंकि संविधान संसद से बनता है और संविधान का संशोधन भी संसद को ही करना है। इसलिए संसद सर्वोच्च है और न्यायपालिका को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिस दिन न्यायपालिका जिस तरीके से हस्तक्षेप कर रही है उसका मतलब है कि संसद से भी अब कड़े रुख अपनाने की जरूरत हो गई है और संसद अब ऐसे कानून बनाएगी जिसके बाद न्यायपालिका को हस्तक्षेप से मुक्ति मिल जाएगी। यह समस्या है और उस समस्या पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लगातार बोल रहे हैं, चाहे एनजेएसी के मसले पर हो, कॉलेजियम के मसले पर हो या सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणियों के मसले पर हो कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो टिप्पणियां करते हैं भरवल, उस पर रोक क्यों लगाई जानी चाहिए। मतलब अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दोनों सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, सीजेआई सामने बैठे हैं और उनको जो कि स्वतः संज्ञान के लिए जाने जाते हैं कि मणिपुर में कुछ हुआ तो सुओ मोटो ले लो और वहां पर एक कमेटी भेज दो। जब स्वतः संज्ञान इन मामलों में हो सकती है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस मामले में भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इसके लिए शुरुआत करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो फिर एक ही रास्ता है, संसद को फिर से मजबूत होके एक फैसला लेना पड़ेगा और उसके बाद एनजेएसी भी लागू होगा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी लागू होगा और वर्चस्व जो बना हुआ है कॉलेजियम का वो टूट जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम
बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।